हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। तो प्यारे दोस्तों, मैंने भारतीय संविधान और राज व्यवस्था के पिछले भाग में आपसे मैंने भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है, वो है भाग 3 मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। उसके कुछ हिस्से पे मैंने बात किया था। आज मैं आगे आपसे उस पे और आगे बात करूंगा और ये ध्यान रखूंगा और आप भी थोड़ा ध्यान देंगे कि यहां से जो भी बातें होंगी, जो भी फैक्ट आएंगे, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो निश्चित रूप से आप जो है ध्यान से आज सुनेंगे। तो देखिए, भाग 3 में जो हमने पिछले बात की थी, उस बात को मैं दोहराऊंगा नहीं, बस थोड़ी सी भूमिका इसकी बनाऊंगा कि वहां से कैसे फैक्ट बनते हैं। तो मैंने जो बात किया था प्यारे बच्चे कि भाग 3 यानी भारत का जो संविधान है उसका भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है। और ये मौलिक अधिकार कहां से लिए गए थे मेरे प्यारे बच्चे? तो यूएसए से लिए गए, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिए गए हैं, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट ये है मेरे प्यारे बच्चे, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही गोल्डन फैक्ट है ये। क्या? कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ये वाद योग्य है कि नहीं। भाग तीन वाद योग्य है कि नहीं, यानी अगर इसमें भाग 3 में कोई समस्या पैदा होती है तो क्या इस पर आप कोर्ट की शरण में जा सकते हैं कि नहीं? तो बिल्कुल ये वाद योग्य है प्यारे बच्चे। तो अगर ऐसा कुछ पूछता है तो आपको यही जवाब देना है कि ये वाद योग्य है। जो बच्चे परीक्षा दे उनको पता होगा कि ये दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो ये वाद योग्य है और इसको यूएसए से लिया गया है। और शुरुआत में जो है, जो मूल संविधान था उसमें जो है मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, बाद में एक कम हो गया। जो कम हुआ प्यारे बच्चे वो था संपत्ति का अधिकार। जो एक कम हुआ वो था संपत्ति का अधिकार। कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार था मेरे प्यारे बच्चे। और इस ये 19(1) में था और दूसरा ये था 31, आर्टिकल 31 में। बाद में इसको रख दिया गया 301 के तहत, या ए कहिए चाहे आप का कहिए, और इसको बना दिया गया था विधिक अधिकार। तो वर्तमान में जो है मौलिक अधिकारों की संख्या जो है मेरे प्यारे बच्चे वो टोटल 6 होती है। कितनी होती है? 6। वो हमने आपसे पिछले वीडियो में बात किया था, आप जाके वहां देख लीजिएगा कि 6 कैसे होते हैं और कौन कौन से हैं। आज मैं थोड़ा उस पर और डिटेल में आपसे बात करूंगा जहां पे आपके लिए फैक्ट बनने जा रहा है। तो क्या बनने जा रहा है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक, कुल इसमें कितने आर्टिकल है मेरे प्यारे बच्चे? 12 से लेकर के 35 तक कुल आर्टिकल है इसमें। अब 12 में क्या कहा गया है? तो 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। क्या? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा ये यूपी, एमपी या इंडिया वाला नहीं मेरे प्यारे बच्चे। ये कहा गया है कि इसमें तमाम संस्थाएं जो किसी भी तरह का विधि बना सकती हैं, कानून बना सकती हैं या कोई आदेश जारी कर सकती हैं अपने संस्था की हैसियत से, वो सभी राज्य के अंतर्गत आती हैं। ये ध्यान रखिएगा। राज्य का वो भूल जाइए, आपकी राज्य का मतलब यूपी, एमपी या कुछ और इस तरह का। तो यहां पर जो 12 में कहा गया है राज्य, 12 का अनुच्छेद 12 में जो राज्य कहा गया है, इसके अंतर्गत राज्य की क्या परिभाषा होगी? तो भारत की सरकार राज्य के अंतर्गत आएगी मेरे प्यारे बच्चे। भारत की सरकार, भारत की संसद, ये सभी राज्य के अंतर्गत आएंगी। राज्यों की सरकारें एवं विधानमंडल, विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद मिला दीजिए तो क्या बन जाता है? विधानमंडल बन जाता है। ठीक इसी तरह से केंद्र में पार्लियामेंट जो बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला दीजिए तो क्या बन जाता है? भारतीय संसद बन जाती है। ठीक उसी तरह से राज्यों में जहां पर विधान परिषद है, क्योंकि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है ना यार, तो जिन राज्यों में विधान परिषद है तो विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल तीनों को मिला दीजिए तो क्या बन जाता है? विधान मंडल बन जाता है। तो कह रहा है राज्य की परिभाषा के अंतर्गत ये सभी आएंगे। भारत की सरकार आएगी, वहां की संसद आएगी, राज्यों की सरकारें आएंगी, राज्य का विधानमंडल आएगा। और मेरे प्यारे बच्चे देखो, अपनी समझदारी को थोड़ा डेवलप करिए, क्योंकि आयोग का जो सवाल पूछने का लगातार एग्जाम में जो सवाल वो पूछ रहे हैं ना, तो वो थोड़ा अंदर जा रहे हैं। आप सतही ढंग से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसको भी आप ध्यान में रखिए कि केवल एक लाइन का रट्टा मार करके आप कोई गाइड खरीद करके सोचिए कि आप एग्जाम निकाल लेंगे, तो ये भूल जाइए आप। इसलिए थोड़ा सा आपको डीपली कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर राज्य में क्या क्या आ रहा है। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 के तहत क्या? नगर पालिकाएं भी राज्य की परिभाषा में आएगी। ग्राम पंचायत है, जो माइनिंग वगैरह होता है मेरे प्यारे बच्चे, जमीन के अंदर जो खुदाई वगैरह होता है जिसमें कोयला वगैरह निकाला जाता है, उसको माइनिंग के अंतर्गत आता है, ये सभी आएंगी।
जीवन बीमा पॉलिसी आएगी, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग आएगा। और देखो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, विश्वविद्यालय उच्च स्तरीय एग्जामों में भी पूछा गया है। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय भी जो है माय डियर वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगा, किसमें, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। और इसके अलावा कई संस्थाएं हैं जो अनुच्छेद 12 के तहत राज्य की परिभाषा में आती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहां से कुछ भी पूछता है तो निश्चित रूप से आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, आप आगे चले। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 13 में कहा गया है असंगत विधियां। असंगत विधियां का मतलब यह है, यहां पर मैं दो हिस्से में इसके बात करूंगा आपसे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा से। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 1 और नंबर 2। असंगत विधियों का मतलब यह होता है कि राज्य जो है, सीधा सीधा संविधान कह रहा है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकारों को कमजोर करती हो या उसको खत्म करती हो। ऐसी सभी विधियां शून्य मानी जाएंगी, यानी फ्रीज मानी जाएंगी। समझ रहे बात को? क्या नंबर 13(1) में क्या कहा गया है? 13(1) में कहा गया है कि जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ और जब लागू हुआ, पूर्णतः लागू हुआ था 26 जनवरी को, उसी दिन को गणतंत्र दिवस भी मनाया जाता है। तो जिस दिन संविधान लागू हुआ ठीक उसके पहले, भाई ब्रिटिश काल था ना, तो ब्रिटिश काल में भी तमाम तरह के नियम कानून बन रहे थे। तो कह रहा है अनुच्छेद 13 क्या कह रहा है कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, संविधान लागू होने से ठीक पहले जितने भी विधियां बनाई गई हैं, नियम कानून बनाए गए हैं, उनमें से अगर कोई ऐसी विधि जो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौजूद फंडामेंटल राइट्स को कमजोर करती है, वो सारी विधियों को शून्य कर दिया जाएगा, शून्य घोषित कर दिया जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है अनुच्छेद दूसरे में? क्या कह रहा है? ये तो पूर्व वाला हो गया भाई, पूर्व वाला इसलिए बात करना जरूरी है ना कि देखिए उसमें से लगभग 200 आर्टिकल तो भारत शासन अधिनियम 1935 से उठा लिया गया था। तो ऐसा थोड़ी है कि संविधान जो है वो संविधान सभा ने टोटल वहीं बैठ के बना दिया, तमाम जगह से उठाए गए, तमाम देशों से लिया गया है, जापान से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, अमेरिका से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, समझ रहे आप, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया है। तो तमाम देशों से जो है चीजें उठाई गई हैं। और ब्रिटिश दौर में भी तमाम यहाँ पर नियम कानून बनाए गए, या लंदन से जो है वो लॉन्च किए गए नियम कानून। तो कह रहा है कि नंबर 1 13 का 1 क्या कह रहा है कि अगर ऐसी कोई विधि जो संविधान लागू होने के ठीक पहले, ऐसी कोई विधि जो भारतीय संविधान के भाग 3 फंडामेंटल राइट्स को नुकसान पहुंचाती है, किसी भी तरह का उसको कमजोर करती है, तो उसको शून्य घोषित किया जाएगा। और 2 में क्या कहा गया है कि संविधान बन जाने के बाद राज्य ऐसा कोई भी नियम कानून या विधि नहीं बनाएगा मेरे प्यारे बच्चे जो भारतीय संविधान के भाग 3 यानी फंडामेंटल राइट्स को किसी भी तरह से कमजोर करता है। अगर ऐसा वो कुछ बनाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट को पावर है, अदालत को ये पावर है कि वो उसको शून्य घोषित कर देगी। तो ये 3 में कहा गया है असंगत विधियां। देख भाई, तो मोर संगत ना हो पाई, असंगत है, संगत नहीं है। संगत माने साथ साथ चलने वाला, असंगत का मतलब साथ साथ चलने वाला नहीं। जैसे आग और पानी कभी भी साथ साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते हैं, समझ रहे दोस्त? तो ये कह रहा है असंगत विधियां शून्य घोषित हो जाएंगी। कैसी? संविधान के पहले वाली और संविधान के बाद वाली, ये सारी विधियां शून्य घोषित हो जाएंगी जो भारतीय संविधान के फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार को किसी भी तरह से कमजोर करती है या उसको नुकसान पहुंचाती है, तो उनको शून्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे देखो, आगे आप देखो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 क्या कह रहा है? आर्टिकल 14 माय डियर कह रहा है समता का अधिकार, समता और समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 कह रहा है। और 14, एक बात और बता दूं आपको, ये जो आर्टिकल 14 है ना, ये नागरिकों और गैर नागरिकों, चाहे वो भारत के नागरिक हो और चाहे बाहर के लोग हो, सारे लोगों के लिए है। ये भी ध्यान रखना, कभी कभी ये पूछ लेता है कि अनुच्छेद 14 नागरिकों के लिए है या गैर नागरिकों के लिए, तो ये नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए है, ये ध्यान रखिएगा यहां पर। तो देखिए अनुच्छेद 14 क्या कह रहा है कि समता का अधिकार, लेकिन यहां पे मैंने आपसे बता दिया, उसको ध्यान रखिएगा, नागरिकों और गैर नागरिकों, गैर नागरिकों दोनों के लिए है ये।
तो ये भी एक फैक्ट यहां पे बन रहा है। क्या कह रहा है अनुच्छेद 14 में? क्या कहा गया? समता का अधिकार, बराबरी का अधिकार, समता और समानता का अधिकार 14 में कहा गया। थोड़ा इसको डिटेल में समझिए आप। क्या? नंबर 1, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता यानी कानून की निगाह में सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो अडानी का बेटा हो और चाहे वो किसी गरीब आदमी का बेटा हो, वो कानून की निगाह में सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। किसी के साथ इस तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हमारे जो है विधि के समक्ष समता, यानी कानून की निगाह में, विधि के निगाह में, कानून के सामने सभी लोग क्या हैं? बराबर है। वहां इस तरह का किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये सैद्धांतिक बात मैं आपको बता रहा हूं। और ये एक फैक्ट यहां पे और बहुत प्यारा बनता है कि ये विधि के समक्ष जो समता है, ये कहां से लिया गया? ध्यान दीजिएगा। अगर आपसे पूछता है कि मौलिक अधिकार कहां से लिया गया, कहां के संविधान से प्रेरित है, तो वो तो अमेरिका है। लेकिन आपसे अगर ये लाइन कभी कभी देखिए अंदर डीपली पूछता है कि विधि के समक्ष समता ये कहां से लिया गया है, तो मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे भाई, आपको ये बताना है कि ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। कहां के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है फिर 14 का 2 जो कह रहा है माय डियर, वो आगे क्या कह रहा है? विधियों के समान संरक्षण। विधियों के समान संरक्षण ये 14 का ही हिस्सा है। दूसरा 14 में ही है, विधियों के समान संरक्षण। वो तो समता था, ब्रिटेन से लिया गया है। और ये विधियों के समान संरक्षण यानी कोई भी विधि है, कोई भी कानून है, वो सभी के लिए समान संरक्षण, समान अवसर उपलब्ध कराती है। वो चाहे किसी भी जाति, धर्म या मजहब का या किसी भी स्टेट का व्यक्ति हो, वो कानून के लिए क्या है? कानून उसके सभी को जो है समान संरक्षण मुहैया कराती है। ऐसा नहीं है कि वो जो है अंबानी के बेटे के लिए और जो है संरक्षण देगी और हमारे लिए दूसरा संरक्षण देगी। अरे भाई, दो मुर्गी चोर हैं, एक अमीर आदमी ने मुर्गी चुराया है और एक गरीब आदमी ने मुर्गी चुराया है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना? तो दोनों को समान संरक्षण मिलेगा। कानून में जो भी होगा, सजा होगी या संरक्षण होगा, वो दोनों के लिए बराबर होगा। तो यहां पे क्या कहा गया है कि विधियों के समान संरक्षण यानी सबको बराबर अवसर मिलेगा। हाँ, एक फैक्ट और यहां पे क्या बनता है कि विधियों के समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है? तो ये लिया गया है मेरे प्यारे बच्चे, ये लाइन ली गई है अमेरिका के कानून। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ये भी ध्यान रखिएगा यहां पे, ठीक है? आगे आते हैं तो देखिए अनुच्छेद 15 राज्य को कहता है कि सुनिए, आप किसी भी नागरिक के साथ, ये नागरिकों के लिए है, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति, मूल वंश, रेस यानी किसी खास स्पेशल आप किसी वंश के हैं, यानी इस आधार पर राज्य किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं करेगा। समझ रहे आप बात को? क्या कह रहा है? क्या कह रहा है अनुच्छेद 15 का 1? केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ राज्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। समझ बात को? तो देखिए आगे अनुच्छेद 15 का 2 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे? अनुच्छेद 15 का 2 ये कह रहा है कि धर्म, क्या कह रहा है? देखिए, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इसके आधार पर, ऊपर तो कह रहा है इस आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और नीचे क्या कह रहा है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी को सार्वजनिक जगह पर जाने से नहीं रोक सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि तुम फला जाति को हो तो स्टेशन पे नहीं। ये संविधान के पहले रहा होगा, अब नहीं चलेगा। अब आप चीजें बदल गई हैं, अब संविधान लागू है। तो आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो होटल हो, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, या ऐसी कोई जगह, जैसे वो गांव में कुएं होते थे पहले, तो पानी नहीं भरने दिया जाता था भाई, बहुत भेदभाव था, तमाम तरह की छुआछूत थी, लोगों को पानी नहीं भरने दी। उनकी बाल्टियां पीछे रखी होती थी और लोग पानी उठा करके, जो थोड़ा से अपने आप को उच्च जाति समझता था, वो पानी उनके अपनी बाल्टी से उसमें पानी डालता था और कई बार तो उठा करके फेंक दिया जाता। और आपने तो डॉक्टर अंबेडकर का देखा होगा, उन्होंने तालाब वाला पानी पीने का मूवमेंट तालाब के लिए चलाया। जिस तालाब में जानवरों को पानी पीने का राइट था,
वहां पर इंसान को जो है पानी पीने के लिए राइट्स नहीं थे। तो सोचिए कि इस देश में क्या क्या रहा है, आप ठीक से अध्ययन तो करिए। तो ये सारी चीजें संविधान के माध्यम से खत्म करने का प्रयास किया गया। तो 15 का 2 क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नागरिक को कहीं दुकान में, होटलों में या सार्वजनिक मनोरंजन के जगह पर, इस तरह के स्थानों पर, कुओं में, तालाबों पर, स्नाना घाट पर, सड़क आदि पर उसको रोक नहीं सकते। आप नदी में देखिए, अभी इलाहाबाद में जो है संगम का मेला लगा हुआ है, मुक्तेश्वरानंद जी के साथ भेदभाव हो गया भाई, इसीलिए वो अनशन पे बैठे हुए हैं। लेकिन वहां पर ऐसा कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है कि फला जाति के लोग यहां नहाएंगे और फला जाति के लोग यहां नहाएंगे। नदी के किसी घाट पर किसी जाति का, किसी धर्म का, किसी रंग का, किसी राज्य का आदमी आए और नहाए और अपना चला जाए, जिसको उसमें आस्था है। समझ रहे आप? तो इस तरह से 15 का 2 कह रहा है कि आप किसी भी नागरिक को, किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर आप उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे, निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अनुच्छेद 15 का 3। 15 का 3 क्या कह रहा है? राज्य जो है स्त्रियों और बच्चों के लिए, आप देखिए ना, स्त्रियों और बच्चों की हालत बहुत खराब है। तमाम बच्चे जो है कुपोषित पैदा हो रहे हैं, कुपोषण के शिकार हैं। इसी देश के अंदर करोड़ों बच्चे हैं जिनको शिक्षा नहीं मिल पाती है। सड़क के किनारे जो है उनको गंदी जगह में रहने के लिए मजबूर किया जाता है। महिलाओं की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। आप देखिए कि महिला हैरेसमेंट के तमाम केस, और उत्तर प्रदेश तो उसमें सबसे अव्वल है महिला हैरेसमेंट के केस में। और एमपी में आपने देखा कि कई लाख महिलाएं जो है गायब हो गई, हजारों महिलाएं गायब हो गई। फिर आपने देखा कि गुजरात में महिलाएं, लड़कियां गायब हो गई। ये सब जो घटनाएं घट रही है ना, हालांकि ऐसा नहीं है कि संविधान में, जबकि इसके लिए पहले से उपबंध किए गए हैं। तो देखिए ना, ये अनुच्छेद क्या कह रहा है 15 का 3 कि राज्य स्त्रियों एवं बालकों के लिए विशेष प्रावधान करेगा। क्या विशेष प्रावधान करेगा? अरे बच्चों के लिए क्या विशेष प्रावधान करेंगे? उनकी शिक्षा के लिए, उनके खेल के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, महिलाओं के लिए क्या करेंगे आप? महिला आयोग बनाए हैं, इसी प्रावधान के तहत महिला आयोग बनाया गया ताकि महिलाओं की बात सुनी जा सके। तो ये अनुच्छेद 15 का 3 कह रहा है कि राज्य का कार्य है, ये स्टेट का कार्य है कि वो महिलाओं और बच्चों के लिए वो विशेष प्रावधान करेगा। ठीक है, क्या विशेष प्रावधान करेगा वो हमने आपको डिटेल में बता दिया। आगे देखिए आप मेरे प्यारे बच्चे, अनुच्छेद 15 का 4। 15 का 4 क्या कह रहा है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, भाई इसी देश के अंदर जो है एक बड़ा तबका था जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं था। हाँ, सही बात कहते हैं, आपको आश्चर्य हो सकती है अगर आपने नहीं सुना है तो। पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, उसको सार्वजनिक स्थानों में जाने का अधिकार नहीं था, और तमाम लोगों के लिए जो है विशेष अधिकार थे। तो इसलिए जब संविधान बनाया गया तो इन सारी बातों को ध्यान में रखा गया कि जो भी समस्याएं यहां मौजूद थी उनको कैसे खत्म किया जाए। तो अनुच्छेद 15 का 4 क्या कह रहा है कि सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े, खास तौर से SC ST या OBC के लोग, SC ST भी है। आप देखिए जंगलों में आदिवासी रहता है, उनके यहाँ कभी चोरियां नहीं होती हैं। हाँ, आप ये कह सकते कि उनके पास क्या है जो चोरी हो जाएगी। अरे यार, तुम तो चप्पल मंदिर के बाहर उतार दो तो तुम्हारा चप्पल झटक देंगे लोग, 50 रुपया वाला। लेकिन उनके यहाँ भी तो है ना, उनकी भी प्रॉपर्टी है, बकरी बकरा मुर्गी मुर्गा सब उनके पास होता है, लेकिन उनके यहाँ कभी चोरी नहीं होती है, उनके यहाँ छेड़खानी नहीं होती है लड़कियों के साथ। फिर भी वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनका तमाम तरह का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। जबकि भारतीय संविधान में उनके लिए भी उपबंध किया गया है क्या कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से। सामाजिक रूप से कैसे पिछड़े? अरे भाई, जाति भेदभाव है तमाम तरह का, खबर है आप। और शैक्षणिक रूप से भी देखिए गरीब तबके के लोग हैं, उनके लिए शिक्षा नहीं मिल पा रही है, और यहां पर तो पूरी की पूरी जाति व्यवस्था में पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। तो ये 15 का 4 क्या कह रहा है कि ऐसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो लोग पिछड़े हुए हैं उन नागरिकों के लिए जो है विशेष उपबंध किया जाएगा। ये बात कब जोड़ी गई? बहुत ध्यान से समझिए इस बात को। ये बात कब जोड़ी गई? ये फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया जब पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में, तब ये बात जोड़ी गई
कि सामाजिक रूप से एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए नागरिकों के लिए राज्य क्या है, विशेष उपबंध करेगा, ताकि वो उनका भी विकास हो सके। और खास तौर से पिछड़े हुए की बात जब हो रही है तो SC ST के लोग उसमें प्रमुखता से आएंगे। आगे देखिए माय डियर, आगे क्या कह रहा है, अनुच्छेद 15 का 5 क्या कह रहा है प्यारे बच्चे, प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में इसको जोड़ा गया। ये 15 का 5 कब जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया 93वें संविधान संशोधन, 93वें संविधान संशोधन माय डियर, ये हुआ था 2005 में, तब ये जोड़ा गया 15 का 5। और इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि प्राइवेट जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें प्रवेश के संबंध में मतलब जो प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनमें भी जाति आधार पे भेदभाव था, उनमें भी प्रवेश नहीं दिया जाता था लोगों को कि जाति के लोग नहीं पढ़ेंगे। तो वहां पर भी ये कानून बनाया गया, कब, 2005 में ये संशोधन हुआ संविधान में कि देखिए अब ऐसी कोई भी प्राइवेट जो शैक्षणिक संस्थान है वो किसी को भी जाति धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर, क्षेत्र मजहब के आधार पर आप उसको प्रवेश देने से वंचित नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आगे अनुच्छेद 16 क्या कह रहा है माय डियर, लोक नियोजन में अवसर की समानता। बच्चे यही एक लाइन रट मारते हैं, लेकिन एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है इसलिए आपको अपडेट होना पड़ेगा। अब वो आपसे पूछ लेता है कि क्या 16 में ये बात है कि नहीं, अनुच्छेद 15 में ये बात है कि नहीं, तो थोड़ा से मोस्ट जो चीजें हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो चीजें हैं वहां अंदर भी आपको झांकना पड़ेगा। क्या, आगे देखिए, तो कह रहा है लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी सरकार, राज्य और सरकार किसी भी तरह की वैकेंसी या किसी भी तरह की कोई योजना निकालती है तो उसमें किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, सबको समान अवसर मिलेगा। समझ रहे बात को? हाँ, लेकिन कुछ अपवाद भी इसके मौजूद हैं। क्या, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको रिजर्वेशन देकर के आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये इसका अपवाद माना जाएगा। समझ रहे बात को? फिर भी क्या कह रहा है अनुच्छेद 16 कि लोक नियोजन में अवसर की समानता, यानी राज्य किसी भी तरह की कोई वैकेंसी, कोई भी योजना लाता है तो उसमें सबको बराबर अवसर दिया जाएगा। फिर 16 का 1 क्या कह रहा है, राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन अथवा नियुक्ति में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा। वही बात जो हम कह रहे हैं कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर, किसी भी वैकेंसी में अगर राज्य ऐसी कोई वैकेंसी, ऐसा कोई अवसर देता है, और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे उनकी पदोन्नति के संबंध में है, आगे उनके वेतन के संबंध में है, उनके पेंशन के संबंध में तमाम बातें कही गई हैं। तो ये ध्यान देना है कि 16 में नियोजन जो है यानी लोक नियोजन में अवसर की समानता, ठीक है ना। तो यहां पर कोई भी इस तरह का अवसर अगर राज्य देती है तो उसमें सभी नागरिकों को बराबर अवसर मिलेगा। आगे देखिए, आगे अनुच्छेद 16 का 2 क्या कह रहा है माय डियर, कि केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। नागरिकों से भेदभाव नहीं किया जाएगा। किस आधार पर? केवल धर्म, जाति, लिंग, मूल वंश, जन्म स्थान आदि के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसको किसी भी अवसर से वंचित नहीं किया जाएगा। अंत में आप अनुच्छेद 17 देखिए जरा, 17 से खतरा। 17 में क्या है, अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत किया गया है। हाँ भाई, इसी देश में तमाम तरह का छुआछूत था, जाति आधार पर, रंग के आधार पर, रेस के आधार पर तमाम तरह का छुआछूत था, और छुआछूत पूरी तरह से अभी भी खत्म नहीं हुआ, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन हमारे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है कि अगर आप इस आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, किसी भी नागरिक के साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, वो किसी जेंडर का हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, अगर आप ऐसा भेदभाव करते हैं तो आपको दंडित किया जाएगा। तो अनुच्छेद 17 याद रखिएगा, कभी भी किसी के साथ ऐसा भेदभाव न करिए, न होने दीजिए। आगे देखिए अनुच्छेद 17
अच्छा, तो माय डियर, आज के लिए इतना ही काफी। फिर मैं कोशिश करूंगा कि आगे जो भारतीय संविधान का भाग 3 है, इससे और आगे जो अनुच्छेद है या सवाल कहां से बनेगा आपके लिए, फैक्ट कहां से बनेंगे, तो फिर मैं आपके लिए, तब तक के लिए थैंक यू।